हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह में। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बिहार पुलिस के फुल लेंथ टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि ज्ञान बिंदु संस्था के द्वारा लिया जा रहा है। और आज का जो सेट है दोस्तों, सेट नंबर दूसरा है, नहीं, टेस्ट नंबर दूसरा। और दोस्तों, पहला टेस्ट मैंने ले लिया हूँ और उसका वीडियो भी मैंने करा दिया हूँ दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और उसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये जो है दोस्तों दूसरा है। दूसरा टेस्ट देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अब चलिए हम सीधा चलते हैं सेट की ओर। और दोस्तों, ये जो सेट है, ये सेट बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि यहाँ से करीब आपको 8 से 10 प्रश्न हूबहू मिल जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप लोग बड़े ध्यान से रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न से दोस्तों, एक एक नंबर से लोग का रिजल्ट होता है और एक नंबर से लोग का रिजल्ट नहीं होता है। तो साथियों, एक एक नंबर को बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप साथ में सेट बना रहे हैं तो दोस्तों आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। साथियों, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है साथियों, दास्ता का अंत। सी है सती प्रथा का अंत। ऑप्शन बी है साथियों, ठगों का दमन। और डी है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो साथियों, सती प्रथा का अंत किसने किया था, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग जान लीजिए। सती प्रथा का अंत जो है दोस्तों, विलियम बेंटिक ने किया था। ठगों का दामन का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। और ऑप्शन डी, जो धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर किसने किया था, तो विलियम बेंटिक ने किया था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दास्ता का अंत विलियम बेंटिक ने नहीं किया था। दास्ता का जो अंत है दोस्तों, विलियम बेंटिक ने नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका दूसरे नंबर का, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो इसका ऑप्शन क्या है साथियों। ऑप्शन ए कह रहा है संघीय विधि मंत्री द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है साथियों किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा। और ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा। तो साथियों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका तीसरे नंबर का, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है साथियों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हमारा प्रश्न कह रहा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है साथियों 14 दिन। बी कह रहा है 15 दिन। सी कह रहा है 12 दिन। और डी कह रहा है 13 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 दिन। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है, 14 दिन। कितना दिन दोस्तों, कितना दिन समय दिया जाता है, तो 14 दिन। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही नहीं दोस्तों, गलत कह रहा है, ध्यान देना है, गलत कह रहा है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए कह रहा है साथियों रक्त अम्लीय होता है। बी कह रहा है
पीतरस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है। सी कह रहा है आमाशयीय रस में HCl होता है। डी कह रहा है पीतरस क्षारीय होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रक्त अम्लीय होता है। साथियों रक्त जो है अम्लीय नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। ए को आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर आपको पता रहेगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? स्पष्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना साथियों? ऑप्शन ए कह रहा है 10 मीटर, बी कह रहा है 17 मीटर, सी कह रहा है साथियों 34 मीटर और डी कह रहा है 50 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 17 मीटर। क्या हो जाएगा साथियों? 17 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। आप लोग याद रखिएगा 17 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 6ठे नंबर का। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है साथियों स्वतंत्रता, बी है समानता, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है न्याय। साथियों आप लोग ध्यान अपने मोबाइल और लैपटॉप पे दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए साथियों, और प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको उत्तर मालूम होगा साथियों तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका 6ठे नंबर प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समाजवादी। समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखे थे। तो ऑप्शन सी जो है साथियों ऑप्शन सी आप लोग देखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही बुक इन्होंने लिखे थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों आपका पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? साथियों जलमंडल में कितने प्रतिशत भाग कुल सतह का मतलब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, सुनिएगा ऐसे कह रहा है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र के कुल जो सतह है उसके क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, हाइड्रोस्फीयर में शामिल है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71%। 71% साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 71% भाग जलमंडल में शामिल है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 9वां नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालत प्रदान करती है? वायुमंडल के कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? ऑप्शन ए कह रहा है साथियों मिसोस्फियर, ऑप्शन बी कह रहा है ट्रोपोस्फियर, सी कह रहा है स्ट्रेटोस्फियर, डी कह रहा है थर्मोस्फियर। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 10वें नंबर का। सूत्री 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। यानी मिलान करने का चीज है दोस्तों। पहला में है अम्ल का नाम और दूसरा में है पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है।
तो साथियों ऑप्शन ए में है, सॉरी ये कह रहा है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में। तो देखिए ए में जहां जहां एक है वहां होगा, ऑप्शन वही होगा। तो ए और बी में संजोग बन रहा है। दूसरा कह रहा है दोस्तों होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। और सी टार्टिक अम्ल जो है दोस्तों ये इमली और अंगूर में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में। टार्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इमली और अंगूर में, ठीक ना। तो आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका 11वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है किस संशोधन के द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा साथियों। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति क्या है साथियों। मानव पित्त जिसे ऑयल भी कहते हैं जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति क्या है साथियों, अम्लीय है, क्षारीय है या क्या है साथियों। तो 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। मानव का पित्त जो हरे रंग के होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है क्षारीय, आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अक्रिया गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। निम्न में से दोस्तों कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, नियोन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन, डी आर्गन। तो साथियों अक्रिय गैस कौन नहीं, यानी कौन इसमें सक्रिय गैस है। क्रिय नहीं है तो सीधा बात है सक्रिय कौन सा है। तो साथियों आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये सक्रिय गैस है हाइड्रोजन, बाकी सब इसमें अक्रिय गैस है। नियोन भी अक्रिय है, हीलियम भी अक्रिय है और डी आर्गन भी अक्रिय है। सिर्फ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि एक सक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है साथियों 14 नंबर का, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। साथियों ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो साथियों 14 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट में बताइए, नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, इस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड बेल्सली, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी है सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक्स। इन्होंने दोस्तों सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था और जो साथ दिए थे इसका वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्होंने इसका साथ दिया था सती प्रथा को अंत करने में साथियों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज्य की संरचना की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज्य की संरचना की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए है साथियों 2 स्तरीय,
बी है 3 स्तरीय, सी है 4 स्तरीय और डी है साथियों स्थानीय आवश्यकता अनुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 स्तरीय। क्या हो जाएगा साथियों? 3 स्तरीय। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है 3 स्तरीय। बी में आप लोग टिक कर लीजिएगा। जिनका जिनका बी जो लोग सोचे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपका 17 नंबर का, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो साथियों यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों U-235। U-235 जो है दोस्तों ये जारी रखने की क्षमता रखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र का छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। मतलब पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जो क्या कहलाता है? तो साथियों वो कहलाता है वार्ड। नहीं सुनते हैं गांव में सबसे छोटा क्या होता है? वार्ड होता है। वैसे ही जो नगर पालिका होता है उसमें भी वार्ड होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी वार्ड हो जाएंगे दोस्तों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 19वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? साथियों ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है प्राकृतिक गैस और डी है यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन साथियों आप लोग ध्यान से देखिएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है। पूछ रहा है प्रश्न में नहीं है। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या है दोस्तों? यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग टिक कर लीजिएगा ऑप्शन डी। जिनका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, यानी कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो साथियों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का, कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसका जो क्षय होता है उसको रोका जा सके? तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन पहले सुनिएगा और अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए कहता है जिंक, बी कहता है कैल्शियम, सी कहता है एल्यूमिनियम और डी कहता है मैग्नीशियम। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर जिंक हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 22वें नंबर का, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? मतलब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी है तेलुगु देशम, सी है बहुजन समाज पार्टी, डी है अकाली दल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है दोस्तों ये एक राजनीतिक दल है ये ऑप्शन में। अगला प्रश्न है साथियों 23वें नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? यहाँ पूछ रहा है नहीं था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब था नहीं, नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की एकमात्र मार्ग है।
ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये उद्देश्य इसका है था। और बी कह रहा है शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। तो साथियों ये जो है आपका यही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा साथियों? सी। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसका उद्देश्य नहीं था साथियों। ऑप्शन डी ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन को गोली मारो। अगला प्रश्न है साथियों 24 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है राजीव गांधी, डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी। इन्होंने दोस्तों श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, राजीव गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 25वें नंबर का, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत ये तो है जी, ये भी है। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास ये भी है जी। राष्ट्र का संगठन ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है का राइट आंसर है, राष्ट्र संघ का गठन। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न का, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में दोस्तों शीतकालीन जो वर्षा होती है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है दोस्तों ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? साथियों इसका ऑप्शन ए क्या कहता है? जड़त्व आघूर्ण, बी कहता है द्रव्यमान का संरक्षण, सी कहता है विश्राम जड़त्व और डी कहता है गति का तीसरा नियम। तो साथियों अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों विश्राम जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विश्राम जड़त्व जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों आपका 28 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप लोग पहले इस कथन को पढ़ लीजिए। जब कह रहा है सत्य नहीं है तो कौन सा कथन सत्य है और सत्य नहीं है उसे छाटिए इसमें। ऑप्शन ए में है दोस्तों 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। जी बिल्कुल नहीं बना। तो ये जो है साथियों यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर का, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो साथियों पहला है समता का अधिकार, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है श्रम का अधिकार, चौथा है शोषण का अधिकार। तो इसका जो विकल्प है यानी आपका जो ऑप्शन है उसमें देखिएगा क्या क्या देता है साथियों। तो एक तो देता है समानता का अधिकार देता है जी, बिल्कुल देता है, समानता का अधिकार देता है। और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता भी देता है। तो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये दोनों जो है 1 और 2 ये जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ए जो है 1 और 2, 1 एवं 2 जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से
विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? साथियों कह रहा है नहीं है, ठीक ना? तो आप लोग ध्यान देकर सुनिए पहले, उसके बाद अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है साथियों कर्नाटक, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश, सी कह रहा है गुजरात, डी कह रहा है बिहार। कर्नाटक में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है, तो गुजरात में दोस्तों, गुजरात में नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था साथियों? ऑप्शन ए है चंपारण आंदोलन, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है नमक सत्याग्रह, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, आंदोलन हो जाएगा साथियों, खिलाफत आंदोलन। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, अभी तो पूरे 100 प्रश्न है दोस्तों, लोग धैर्य बना के रखिए, जितना पैसेंस रखोगे ना उतना सीखोगे। क्या कह रहा है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है, क्या है दोस्तों, ओजोन मंडल। क्या है, ओजोन मंडल। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका 33 नंबर, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था पेंजिया कहलाता था दोस्तों, क्या कहलाता था, पेंजिया। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन डी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। भारत में पुर्तगाल निवेशों की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, नीनो डी कुन्हा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। भारत का खोज किसने किया था दोस्तों, वास्को डी गामा। आप लोग याद रखिएगा। 35वां प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है? पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है साथियों परिस्थितिकी। क्या कहलाता है, परिस्थितिकी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, द्वितीय महायुद्ध का अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो साथियों ये जापान में गिराया गया था परमाणु बम, अमेरिका ने गिराया था जापान के ऊपर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है साथियों सबसे ज्यादा तबाही यहीं आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम मार दिया था जापान के ऊपर, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। ऑप्शन बी साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य दोस्तों, सत्य नहीं, असत्य कह रहा है, जो सत्य नहीं है उसे असत्य कहते हैं। ये कह रहा है मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं। साथियों मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, बिल्कुल सही है जी। बी कह रहा है इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये गलत बात है जी, ये असत्य है, ये झूठ है, क्योंकि इसे परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी जो है ये गलत है दोस्तों। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सब सही है, देख लीजिए आप, मिला लीजिए। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित तो होता है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो, ये भी सही है। डी कह रहा है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्ति किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाता है। लेकिन जो बी कह रहा है साथियों कि राज्यपाल का चुनाव सांसद करती है, तो ये गलत है। अगला जो प्रश्न है आपका
39 नंबर का, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो साथियों बायां अलिंद में होता है। कहाँ होता है? बायां अलिंद में। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत के संविधान निर्माता ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये जो है ना, न्यायिक समीक्षा ये भी किया है, मौलिक अधिकार ये भी किया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, सारा कुछ कॉपी किया है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया था? तो साथियों अंग्रेजी को आरंभ सबसे पहले किसने किया था साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। दोस्तों किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है साथियों आपका 42 नंबर का, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन है साथी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, नहीं कहा है? तो ध्यान दीजिएगा। ए साकेत। दोस्तों साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। बी भारत भारती, ये भी इन्हीं का रचना है। पथिक ये नहीं है साथियों। पंचवटी ये भी है। तो सी जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, पथिक। पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है? तो साथियों जो जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, ये जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। नहीं देखिएगा, अभी कर्फ्यू लग गया, पूरा मार्केट बंद है, फिर भी मेडिकल की सुविधा चालू रहती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। जीवन की सुरक्षा का जो अधिकार है साथियों, ये मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो साथियों संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। ऑप्शन डी, संसद इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो साथियों एड्स के जो रोगी होते हैं, ये इनकी प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के गिरावट के कारण होती है। ऑप्शन सी जो है का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? हमारा जो 47 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उर्वशी। उर्वशी की जब उन्होंने रचना की है, तो इन्हीं के आधार पर उनको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो साथियों अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 के तहत
नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन ए है जस्टिस आर्यन मिश्रा, बी है जस्टिस पीएन भगवती, सी है जस्टिस वेंकट स्वामी और डी है जस्टिस एम.एच. बेग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जस्टिस पीएन भागवती। जस्टिस पीएन भागवती जिन्होंने जनहित याचिका के प्रवर्तक, इन्हीं को कहा जाता है जस्टिस पीएन भागवती। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 50 नंबर का है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दया। दया के लिए कर्मचारिता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 51 नंबर का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है काहिरा 1961, ऑप्शन बी है लुसाका 1964, ऑप्शन सी है बेलग्रेड 1961 और ऑप्शन डी है अल्जियर्स 1964। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बेलग्रेड 1961। बेलग्रेड 1961 आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों आपका 52वें नंबर का, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? हमारा 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है साथियों 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? ऑप्शन ए है दहेज निरोधक विधेयक, बी है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, सी है एपिडेमिक डिजीज विधेयक, डी है आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दहेज निरोधक विधेयक। दहेज निरोधक विधेयक आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादप समूहों में दोनों बीजाणुदीभूत व युग्मकोदीभूत अवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। बायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? साथियों गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल को बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए कह रहा है समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, बी कह रहा है दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, सी कह रहा है समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं और डी कह रहा है विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूंनामा क्या है साथियों? हुमायूंनामा हुमायूं के जीवनी को कहते हैं हुमायूंनामा। तो गुलबदन बेगम और हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर लिखा है? तो ये लिखा है अकबर के कहने पर। किसके कहने पे? अकबर के कहने पर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। अगला प्रश्न है साथियों 56 नंबर का सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है
ऑप्शन ए है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन। ऑप्शन बी है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन। सी है साथियों हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। और ऑप्शन डी है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। अब साथियों आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है साथियों, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है विनिमय दर, बी कह रहा है मुद्रा का चालन वेग, सी कह रहा है मुद्रा की क्रय शक्ति और डी कह रहा है मुद्रा की पूर्ति। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति, सॉरी मुद्रा की क्रय शक्ति मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और साथियों आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हरित गृह गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है और डी पहले बढ़ता है तथा फिर घटता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है साथियों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो 58 नंबर प्रश्न का साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है साथियों? बढ़ता है। हरित गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर इसका जो प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक कह रहा है अमीनो अम्ल, दो मंड, तीन शर्करा। तो इसमें जो प्रश्न कर रहा है उपर्युक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं? अमीनो अम्ल या शर्करा या मंड जो स्टार्च है, ये तीनों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? हरा साथियों नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक है, अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। तो साथियों ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 61 नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? जो WBC है ये कणिकाएं कौन सा कार्य करती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन का वहन करता है, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, सी कह रहा है रोगाणुओं का विनाश, डी कह रहा है रक्त का थक्का बनना। तो साथियों 61 नंबर प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगाणुओं का विनाश करता है। क्या करता है साथियों? रोगाणुओं का विनाश करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले अपनी श्वसन प्रक्रिया में अमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन करते हैं, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, सी नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं या डी इनमें से कुछ नहीं उत्पन्न करते हैं। तो साथियों ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों
63 नंबर का, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है दोस्तों, जिसे प्लाज्म मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये किससे निर्मित होती है इसका? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से होता है। तो ए और सी जो है साथियों, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। ए और सी दोनों से होता है। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए कह रहा है यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बी कह रहा है साथियों यह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है। सी कह रहा है यह पादिप कोशिकाओं होने वाला एक रोग है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो ऑप्शन ए है, इससे इसका संबंध है। यह जो है किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। एंडोसाइटोसिस क्या है दोस्तों? कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपनी भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए जो है साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर के प्रश्न है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो साथियों, ये जो दर्द होता है मेथेनाइक अम्ल के स्राव से होता है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मेथेनाइक अम्ल के प्रभाव से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम हो तो आप लोग जरूर बताइए। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के अंतरोष्ण क्रियाओं को परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो साथियों, एटीपी जो है, एटीपी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है अग्र मस्तिष्क नैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। और दूसरा कह रहा है पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। अब प्रश्न जो कर रहा है, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो इसमें ना तो पहला कर रहा है और ना ही दूसरा कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी जो है का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है 68 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 10%। कितना प्रतिशत साथियों? तो 10% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपर्युक्त विवरण प्रकाश के किस नियम से संबंधित है? किस नियम से संबंधित है साथियों? तो ये जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। यानी ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रवर्तन से ये संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 70 नंबर का, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना दोस्तों, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना जो है दोस्तों, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, ये शिक्षा से संबंधित है।
इससे है साथियों शिक्षा से। शिक्षा से तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है शिक्षा से। पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से, आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर का प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है? हमारा प्रश्न कह रहा है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक के अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य दोस्तों? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका 72 नंबर का, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? योग महोत्सव 2025 का आयोजन साथियों कौन सा शहर करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक। महाराष्ट्र जो है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में नासिक जो शहर है योग महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न होता है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025 का ऑप्शन ए जो है यही राइट आंसर है साथियों। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, इस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है। इस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्या हो जाएगा साथियों? गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 75 नंबर का प्रश्न है साथियों, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली भी जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है लद्दाख करेगा। कौन करेगा? लद्दाख करेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर का, गुजरात का कौन सा शहर भारत के पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलेरा। धोलेरा जो है साथियों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आप लोग टिक मारिएगा। अगला प्रश्न है, जो भी प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर मालूम हो आपको, आप कमेंट में जरूर बताइए। क्या करिए दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए, उससे वो चीजें दोस्तों आपको याद रहेगी। और क्या पता दोस्तों यही प्रश्न आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में 2025 में पूछ दे। दोस्तों भारत नेट परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों भारत नेट परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना, ये जो है दोस्तों भारत नेट परियोजना के मुख्य उद्देश्य यही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका 78 नंबर का, नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट नाम है दोस्तों भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत तो एक देश हो ही गया, दूसरा देश कौन सा उसके बीच में होने वाला ये अभ्यास है? तो आपका राइट आंसर मंगोलिया हो जाएगा दोस्तों, मंगोलिया। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन डी में आप लोग टिक मार लीजिएगा। उसके बाद 79 नंबर का जो प्रश्न पूछ रहा है
प्रति वर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है प्रति वर्ष भारत में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 मई को। अब दोस्तों 30 मई को प्रति वर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। आप लोग डी को टिक कर लीजिएगा। और साथियों 1 मिनट, 80-79 नंबर का प्रश्न था ना। अगला जो प्रश्न है आपका साथियों 80 नंबर का है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 52वें सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो भूषण रामकृष्ण गवई को। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 81 नंबर का। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत। ऑप्शन डी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 82 नंबर का। किस आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय किस आंदोलन के दौरान था साथियों? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या साथियों? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था साथियों। और इसका गठन किसने किया था? तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। अगर आपको पता है साथियों तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। कौन कौन किए थे? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे 1931 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। 84 नंबर का प्रश्न इंग्लिश का है दोस्तों। डायरेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोरेटिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। स्पीच इज द खाली स्थान मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपुल। तो साथियों यहाँ पे क्या भराएगा? तो साथियों यहाँ पे भरा जाएगा फास्टेस्ट। फास्टेस्ट यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है साथियों चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग टू टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाउन हो जाएगा। टाइम इज मनी क्या है? नाउन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेयर आस्क्ड टू टाई देयर राइट लेग टू देयर स्पाउस लेफ्ट लेग फॉर द रेस इन द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्पाउस। तो दोस्तों आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कॉमन जेंडर। स्पाउस क्या है दोस्तों? कॉमन जेंडर है। अगला जो प्रश्न है आपका फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें खाली जगह को भरना है दोस्तों। द प्लेन इज फ्लाइंग खाली स्थान द रिवर द टाउन सॉरी द टाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? एबव हो जाएगा। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द टाउन। क्या हो जाएगा? एबव। एबव कहाँ है दोस्तों? तो ए में है। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? पहला कह रहा है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो साथियों नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, केवल 1, 2 और 3, चौथा नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए उर्वरक, बी चीनी उद्योग, सी कागज उद्योग, डी मखाना। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, चीनी उद्योग। अगला जो प्रश्न है साथियों, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों को सूची में शामिल किया गया था? तो ये कब किया गया था साथियों? ये 2002 में किया गया था। कब? 2002 में। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, 2002। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 91 नंबर का, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 cm है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 216 cm स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस शंकु का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथियों 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 880 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है आपका 92 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 93 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैथ दोस्तों आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, मैथ का हमें उतना नॉलेज नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना? 95 का साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 54। 96 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 815। 97 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 42। 98 का हो जाएगा ए, 2। 99 का हो जाएगा साथियों बी, और 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 आपका राइट आंसर है। तो साथियों आज मैंने आपको ज्ञान बिंदु का जो दूसरा सेट जो है ये मैंने आज आपको करवा दिए, और ये बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों। तो आप लोग इस टेस्ट में जरूर जुड़े, और साथियों आपको यहीं पर से रिजल्ट होगा साथियों। यहाँ आप अगर पढ़ लेते हैं, ये जितना सेट आता है वो सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, तो साथियों आपका रिजल्ट पक्का है बिहार पुलिस में। और अब बताइए दोस्तों, आपने 100 में से मैंने दोस्तों आज आपको 100 क्वेश्चन करवाए, एक सेट करवाए, तो आप लोग बताइए कि 100 में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? आप लोग ये हमें कमेंट में जरूर बताकर भेजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए साथियों, हम आपको पीडीएफ देने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास भी करेंगे, हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों कल मैं करवाऊंगा सेट नंबर 3। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो कि बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों अब कल मिलते हैं।